हेलो बच्चों, हम आज की क्लास में करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ बच्चों, हम लोग चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक रहेगी हमारी कंसेप्चुअल क्लास, जिसमें जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको उन नोट्स से मैं चैप्टर समझाऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर को सरल भाषा में आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, और बेसिकली इस क्लास का एम, आपका मोटिव सिर्फ ये रहना चाहिए कि इस क्लास को करने के बाद इस नोट्स में जो भी टर्म्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, आपको ओरली उसका आप पता होना चाहिए हर चीज का आंसर। देन हम रीडिंग क्लास करेंगे। रीडिंग क्लास में हम लोग एनसीईआरटी को रीड आउट करेंगे और देखेंगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन चीजों को डिलीट करना है। एंड थर्ड, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन होंगे, जहां पे हम एनसीईआरटी के प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, देखेंगे आगे कैसे रहता है, कितना कंटेंट रहता है। अभी फिलहाल हम लोग शुरू कर रहे हैं कंसेप्चुअल क्लास, यानी कि पूरा कंसेप्ट, सॉर्टिंग का मतलब क्यों होता है, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इस सबको समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब पता है क्या होता है? इसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं वैसे, और इसको एक तरीके से ग्रुप बनाना भी कह सकते हैं, फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या होता है? सॉर्ट आउट करने का मतलब होता है चीजों को प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास बुक्स है यहाँ पे बहुत सारी, इसमें सारी एनसीईआरटी हैं, 6 की भी है, 7th है, 9th क्लास की है, 10th क्लास की है। तो मैंने एक ये बॉक्स लिया और उस बॉक्स में मैंने सारी किताबें रखी जितनी मेरे पास थी। ठीक है, अब मुझे अगर मान लीजिए इस टाइम किसी एक बुक की जरूरत पड़ी 6th क्लास की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बॉक्स को खोलना पड़ेगा, उसमें सारी बुक्स में से 6 की बुक्स छांटनी पड़ेंगी। तो क्या लगता है, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको। अगर मैंने इन बुक्स को सॉर्ट आउट किया होता और प्रॉपर तरीके से इनको अलग अलग बॉक्सेस में या अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉक्स में रखा होता, तो मेरे लिए इन बुक्स को ढूंढना आसान होता। ठीक है, तो अब अगर मैं ये सोचती हूँ कि चलो इन बुक्स को अलग अलग शेल्फ्स में रखते हैं, अलग अलग जगह पे रखते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, तो इसे कहा जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब चीजों को बांटना। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे कहेगा चलो इसे सॉर्ट आउट करो, चलो इस बॉक्स को सॉर्ट आउट करते हैं, तो क्या करूंगी मैं 4 शेल्फ्स बनाऊंगी अपने, 1 2 3 4। एक शेल्फ में या एक बॉक्स में मैं 6 की क्लासेस की बुक रखूंगी, एक में 7th की, एक में 8th की और एक में 9th की। ठीक है, तो मैंने अपने बॉक्स को सॉर्ट आउट कर दिया। क्या सॉर्ट आउट करने से मुझे कोई फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। अब जब मुझे कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे पूरा बॉक्स या पूरी अलमीरा नहीं चेक करनी, मुझे सिर्फ उस शेल्फ को चेक करना है जिसपे मुझे वो बुक्स मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को ग्रुप के हिसाब से बांटना। क्या सॉर्ट आउट करने से कोई फायदा होता है? हाँ जी, बहुत फायदा होता है, टाइम बच जाता है, चीजें जल्दी मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड, इसी तरीके से ग्रुप्स फॉर्म करने से रिलेटेड ये चैप्टर है। क्लियर है? आपको सॉर्टिंग करनी सिखाई जाएगी कि चीजों को कैसे सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, अब सॉर्टिंग की बात बाद में करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ अलग टर्म्स की। जैसे पहली टर्म है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, a thing that can be seen and touched is called an object. किसी भी चीज को जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे चेयर, बुक, टेबल, लैपटॉप, तो ये सब चीजें कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्लियर हो गया? ठीक है, कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब बात आती है मटीरियल की। मटीरियल क्या होता है? देखो, मटीरियल होता है जिससे कोई चीज बनती है। मटीरियल किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना, उसे क्या कहा जाता है? मटीरियल। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ मटीरियल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता लगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज। जैसे अपने रूम में देखोगे आसपास, सपोज करो मुझे एक चीज दिखी, टेबल, तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये टेबल जिससे बनी है, किससे बनी है? सपोज करो वुड से बनी है, वुडन टेबल है, तो वुड से बनी है, तो मटेरियल क्या हो गया?
गुड, क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट होता है कोई भी चीज और मटेरियल होता है जिससे वो चीज बनती है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मटेरियल की क्या डेफिनेशन है, क्या है मटेरियल? मटेरियल है द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड, जिस मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसे मटेरियल कहते हैं। अगर समझदार बच्चे हो, अगर एप्लीकेशन ऑफ माइंड शुरू किया है, अगर अपने तरीके से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें ये डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। अपने बस वर्ड्स याद रखो, क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मैं इस डेफिनेशन को लर्न करूंगी तो कैसे करूंगी? मैटर, ऑब्जेक्ट, मेड, बस मैं तो इतना से लर्न करूंगी। अगर मुझे कोई पूछेगा मटेरियल क्या होता है, तो मुझे तीन चीजें क्या याद है? मैटर, ऑब्जेक्ट, मेड, और मैं अपने आप बना लूंगी द मैटर फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज मेड कॉल्ड, क्या कॉल्ड? मटेरियल। ठीक है बेटा, देखो छोटा सा दिमाग है, बहुत सारे काम है, कितना लर्न करोगे? ठीक है, रट नहीं सकते। अगर रट के पास भी हो जाओगे ना बेटा, तो हो सकता है 6 निकाल लोगे, 7, 8, लेकिन आगे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो क्लासेस हैं इनका मोटिव यही है, वरना चैप्टर तुम पढ़ के ही आते हो, कि समझो किस तरीके से चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, उनको समझो, उनको शॉर्टकट में लर्न करो और फिर खुद बनाना शुरू करो। अभी से बनाना शुरू करोगे तो आगे की क्लासेस में, सब बड़ी क्लासेस में आपको हेल्प होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? विच कैन बी अ थिंग विच कैन बी सीन एंड टच। बार बार इसलिए बोलते हो कि मेरे साथ ही चैप्टर को याद कर लो, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। इसी वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, याद हो जाएगा। अ थिंग विच कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। जैसे चेयर, चेयर किससे बनती है? वुड से। बुक किससे बनी है? पेपर से। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल दे दूं तुम्हें, चलो एक छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ, अपने आप करना। अगर मैं ऑब्जेक्ट बताती हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट बताती हूं, तो क्या तुम बता सकते हो मुझे मटेरियल्स? जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बताया तो मटेरियल बताओ। मैंने बोला चेयर, चेयर तो चलो लिखा है इसमें। मैंने बोला कबर्ड, अलमीरा किससे बनती है? वुड से ही बन सकती है, हो सकता है आयरन की भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा मैंने बोला पेन, अब पेन किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा आयरन भी है निब के लिए, इंक भी है, यानी ये सारे मटेरियल हैं। अब मैं बोल रही हूँ शर्ट, शर्ट किससे बनी है? कपड़े से। कपड़ा किससे बना है? कॉटन से। कॉटन भी है, थ्रेड भी है, बटन्स भी लगे हैं। तो मटेरियल मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज, और मटेरियल मतलब जिससे वो बनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब दोबारा रटने की जरूरत तो नहीं है, क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट क्या है? अ थिंग विच कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और मटेरियल मतलब जिससे वो ऑब्जेक्ट बना है। चलो खत्म काम। अब नेक्स्ट, अब नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो बच्चों, नए नए टर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सॉर्टिंग का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब, ग्रुपिंग का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। ये तीनों टर्म्स बिल्कुल क्या है? सेम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को सॉर्ट आउट करना। मैं कहूँ सब ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट करो, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करो, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करो, सबका मतलब सेम ही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल आसान, सिंपल चीजों को सॉर्ट आउट करना इज क्लासिफिकेशन। तो मेरी डेफिनेशन क्या है? द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? मैंने बोला द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ, बीच में मैंने कुछ वर्ड छोड़ दिए, हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लाइन छोड़ दी? हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मतलब बता दो। देखो दोबारा से बात करती हूँ, क्लासिफिकेशन क्या है? सॉर्टिंग करना इज क्लासिफिकेशन। लेकिन जब आप इनको सॉर्ट आउट करोगे बेटा, तो कैसे सॉर्ट आउट करोगे? कोई चीज तो कॉमन होगी ना। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया, ये मैंने बुक्स रख दी यहाँ पे सारी, 6, 7, 8, 9, 10 सबकी बुक्स रख दी। तो जब तुम इनको अलग कर रहे हो, जब तुम इनको अलग अलग शेल्फ में डाल रहे हो, तो उनमें एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कॉमन बात यह है कि इस शेल्फ पे सिर्फ 6 की बुक्स हैं, इस शेल्फ पे 7th की हैं, 8th की हैं, 9th की हैं,
यानी जब बेटा आप ग्रुप्स बनाते हो ना, तो उन ग्रुप्स में कोई खास बात होती है। यहाँ जितने भी बुक्स पढ़ी हैं उनकी खास बात क्या है कि वो सब कौन सी क्लास की हैं? 6। यहाँ पे जो भी बुक्स है उनकी खास बात क्या है? वो सब कौन सी क्लास की हैं? 7। ठीक है, तो सॉर्टिंग करते हुए ना, सॉर्टिंग का मतलब तो बांटना, क्लासिफाई करना। लेकिन बांटते टाइम हम ना उनमें कोई एक कॉमन फीचर्स देखते हैं जिसके हिसाब से हम उन्हें बांटते हैं। अच्छा, इन्हीं बुक्स को क्या मैं और किसी तरीके से बांट सकती थी? बिल्कुल बांट सकती थी। मैं चाहती तो इनको ऐसा भी कर सकती थी कि रादर देन क्लास के हिसाब से मैं इनको बांटती, इन बुक्स को सब्जेक्ट्स के हिसाब से। जैसे एक शेल्फ में रख देती मैथ्स की बुक, सारी क्लासेस की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की। दूसरे में रख देती साइंस की बुक्स, तीसरे में रख देती मैं इंग्लिश की बुक्स। तो अब भी तो सॉर्ट आउट किया, ऊपर भी सॉर्ट आउट किया था मैंने, यहाँ भी सॉर्ट आउट किया मैंने। लेकिन फर्क क्या है? वहां पे मैंने क्लास के बेसिस पे किया था और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बेसिस पे किया। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्टरिस्टिक था, जिस करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है, ओन करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे इनका करेक्टरिस्टिक था ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, और यहाँ पे इनका करेक्टरिस्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब, सॉर्टिंग का मतलब, ग्रुपिंग का मतलब बांटना। बांटते कैसे हैं? कोई स्पेशल फीचर होता है जिसके हिसाब से हम चीजों को बांटते हैं। या तो क्लास के हिसाब से बुक्स को बांट देंगे या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? दोबारा पढ़ें एक बार। क्लासिफिकेशन, द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर? चलो, अब बात है कि क्यों करें भाई? वाई वी नीड क्लासिफिकेशन? बांटना ही क्यों है? जब यहाँ एक बॉक्स में सारी बुक्स पड़ी हैं, यानी इस, अब यहाँ सारी बुक्स पड़ी है ना, तो क्यों बांटना है? फायदा क्या है बांटने का? समझ रहे हो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोई फायदा, क्या कोई बेनिफिट, क्या कोई एडवांटेज है क्लासिफिकेशन का? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है चीजों को बांटना। क्या उसका कोई फायदा है? हाँ बिल्कुल है। एग्जाम्पल सोचो, ये जो बुक्स यहाँ पढ़ी हैं, इनको अलग अलग शेल्फ में बांटा था तुमने। कैसे? 6th की, 7th की, 8th की, 9th की। क्या इनको बांटने का कोई फायदा मिला? बिल्कुल मिला। क्या मिला बेनिफिट? अब पहली बात तो मेरा टाइम सेव हो। कैसे टाइम सेव होगा? जब मुझे 7th की बुक्स चाहिए तो मुझे पूरे बॉक्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा 7th के शेल्फ पे जाऊंगी और बुक को पिक करूंगी। तो क्लियर हो गया? टाइम सेव हो गया। तो पहला बेनिफिट क्या हो गया? टाइम सेव होता है, इजी टू लोकेट द थिंग्स। ठीक है, एंड इट सेव टाइम। इससे हमारा क्या बच जाता है? टाइम। क्लियर? दूसरा बेनिफिट जरा समझना। दूसरा बेनिफिट ये है कि बच्चों देखो, मैंने क्लासिफाई कर दी बुक्स को अलग अलग शेल्फ में। ठीक है, 6th की, 7th की, 8th की, 9th की। अब क्या होगा? मान लो मैंने एक बॉक्स ओपन किया, ठीक है, और उससे पहली बुक 6th की निकली, इंग्लिश की। कौन सी बुक्स निकली? 6th की, इंग्लिश की। तो अब मुझे पता है क्योंकि ये 6th की बुक है, यानी इस डब्बे में सारी बुक्स किसकी होंगी? 6th की। ठीक है, यानी जब हम क्लासिफाई कर देते हैं तो उसके बाद उस ग्रुप में से किसी भी एक चीज को निकालते हैं तो हमें पता है कि बाकी सब भी उसी की होंगी, उसी टाइप की होंगी। समझ रहे हो बात? क्या बात बताई मैंने? मैंने ये बताया कि अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो पहला फायदा क्या मिलता है मुझे? कि मेरा टाइम सेव होता है। जब चीजों को लोकेट करने जाऊंगी तो टाइम बचेगा। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि अगर मैंने चीजों को प्रॉपरली क्लासिफाई किया हुआ है और मैं इसमें से कोई भी एक चीज को पिक करती हूँ और वो एक कैरेक्टरिस्टिक की निकलती है, 6 की निकली, तो इसका मतलब बाकी बुक्स भी किसकी होंगी? 6 की। अगर मैंने सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्लासिफाई किया होता, एक में मैथ्स रखी होती, एक में साइंस, एक में इंग्लिश, तो एक बुक निकालते ही मुझे पता लग जाता है कि बाकी बुक्स भी किसकी होंगी? साइंस की। तो इसको लिखा कैसे? देखो, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देम इजीली। क्लासिफिकेशन चीजों को समझने में हमारी मदद करता है बिकॉज इफ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ वन, अगर मुझे एक की प्रॉपर्टी पता है कि ये चीज 6 की है तो दूसरों की प्रॉपर्टी भी पता लग जाएगी। क्लियर? चले आगे। अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है? चीजों को बांटना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिसको देख सके, टच कर सके। मटेरियल क्या होता है? जिससे वो बनती है। क्लासिफिकेशन के फायदे क्या है? टाइम बच जाता है। जी जल्दी से जाओ अपनी चीजों को
ढूंढ लो, लोकेट कर लो। और दूसरा, अगर हमने प्रॉपरली क्लासिफाई किया है तो बॉक्स में से कोई भी एक चीज निकालोगे, ग्रुप में से कोई भी एक चीज निकालोगे तो पता लग जाएगा कि बाकी चीजों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, समझ आ गया? चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या बता रहे हैं आगे? ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीजों को बांटना। क्या लिखा है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। वो कह रहे हैं कि तुम चीजों को बांटते कैसे हो, क्लासिफिकेशन करते कैसे हो, क्या तरीका है तुम्हारा क्लासिफिकेशन करने का? तो सिंपल बात है, क्लासिफाई कैसे करते हैं? उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। जैसे यहाँ पे बुक्स को कैसे बांटा था, क्या सिमिलर था सब में? या तो सिमिलर थी क्लास 6, 7, 8, 9 या सिमिलर था सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने एक बुक्स का एग्जांपल दिया है। एक्चुअल में तो लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम उनको कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, हम कई कई बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। मटेरियल के बेसिस पे कर सकते हो, जैसे वुड वाली चीजें सारी एक तरफ रख दी, आयरन वाली एक तरफ रख दी। यूज के बेसिस पे कर सकते हो कि वो, जैसे आप मान लो कि वो रेगुलर यूज की है तो अलग रख दी, कभी कभी रेयर यूज की है तो अलग रख दी। ठीक है, उसके बाद कलर के बेसिस पे, अलग अलग कलर्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो, शेप पे, साइज पे, अपीयरेंस पे, हार्डनेस पे, इनको जल्दी जल्दी से, टेक्सचर पे, इनको जल्दी जल्दी से बढ़ा दी क्योंकि इनको बाद में डीपली पढ़ना है। सिमिलरली इस पैराग्राफ का मतलब था कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कई बेसिस पे। वो कई बेसिस कौन से होंगे ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलो अब आगे क्या लिखा है? द वेरियस ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। वेरियस ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। पहला देखो, सबसे पहले मेजर क्लासिफिकेशन होती है लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक है, मेरे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, क्या ऑब्जेक्ट आ गया? सपोज करो 4 ऑब्जेक्ट लिखती हूँ। एक डॉग है, एक अलमीरा है, एक क्लोथ है और एक बुक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले डिवाइड करो लिविंग थिंग में एंड नॉन लिविंग थिंग में। अब लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग तो समझते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जो चीजें चलती फिरती हैं लिविंग, इसमें से लिविंग कौन है? डॉग। और जो चीज चलती फिरती नहीं है वो नॉन लिविंग, यानी अलमीरा, क्लोथ और बुक नॉन लिविंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? लिविंग, नॉन लिविंग। क्लियर हो गया यहां तक? चलो, फिर लिविंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल और प्लांट। मतलब पता है ना, एनिमल और प्लांट। अब ये जो डॉग है ये किस में आएगा? एनिमल में। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख देती मैं एक और चीज, प्लांट लिख देती कोई, या चलो छोड़ो, ये समझ गए ना मेन बात कि लिविंग हो गई और नॉन लिविंग हो गई, और लिविंग में भी एनिमल और प्लांट। ठीक है, और अब नॉन लिविंग क्या है? अब नॉन लिविंग बेटा कई तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। फिर से पुराने वाला, मटेरियल के बेसिस पे किए जा सकते हैं, कलर के बेसिस पे किए जा सकते हैं, साइज के बेसिस पे, इनको भी हम डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से आ गया मटेरियल, अरे रिपीट हो गया। द मैटर ऑन विच ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मैटर, मटेरियल। मैंने बताया था 3 वर्ड्स कौन से याद रखने हैं? मैटर, ऑब्जेक्ट, मेड इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल के टाइप्स क्या होते हैं? इजी है, जल्दी समझते जाओ। मटेरियल 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। नेचुरल क्या होता है? जो हमको नेचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो चीजें हमें सीधा नेचर देती है उन्हें बोलते हैं नेचुरल मटेरियल। जैसे बताओ, जो ग्रास है ये हमें नेचर देती है, नेचुरल हो गया। जो कॉटन है नेचर देती है, नेचुरल हो गया। लेकिन अगर मैंने इस कॉटन से क्लोथ बना दी, कोई मैट बना दी, कोई फैब्रिक बना दिया, तो वो मैन मेड हो गया। ठीक है, वुड क्या है? नेचुरल है क्योंकि नेचर देती है। लेकिन अगर मैं इससे टेबल बना दूं तो क्या हो जाएगा? मैन मेड। तो क्लियर है? अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर नेचुरल मटेरियल्स? द मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम द नेचर। देखो बेटा, फिर से मैं बोलूंगी, यहाँ पे क्या लिखा है? नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स।
मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों लिखूं, डेफिनेशन लर्न करूं। मेरे को पता है, क्या पता है मुझे, पता है मैम ने क्या बताया था कि जो नेचर से मिलता है, द मटीरियल विच वी गेट फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल मटेरियल, और जब भी नेचर आर कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा रटने की जरूरत क्यों पड़ रही है तुम्हें, सीधा अपना कंसेप्ट समझोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, कभी भी कोई भी डेफिनेशन लिखते हो तो ये बात आपको समझानी बार बार ना पड़े कि एग्जाम्पल आते हैं तो लिख दो, नंबर मिल ही जाता है हाफ। अगर डेफिनेशन का नंबर कट भी जाएगा ना तो एग्जाम्पल का मिल जाएगा। तो बताओ, मटेरियल वुड हो गई, कॉटन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैन मेड आ गया, ठीक है, तो द मटेरियल विच आर मेड बाय मैन, बस अपने आप बनाओ, क्यों रटना है। यहाँ क्या लिखा है, मटेरियल विच आर क्रिएटेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक, पेपर, शुगर, नमक। ठीक है, क्लियर है। ये चैप्टर इतना इजी है ना, इतना इजी ना, मतलब अगर एग्जाम में आ रहा है ना तो मुश्किल से 1 घंटे में समझो कंसेप्ट और 1 घंटे में लर्न, खत्म, चैप्टर साइड करो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? चलो अब आ गया, ये चैप्टर रटने से ज्यादा ना बेटा लर्निंग से ज्यादा ना कंसेप्ट का है। मैं क्यों, आप देखो मेरी जो क्लासेस होती हैं उसमें कंसेप्ट की क्लासेस तो इतनी बड़ी 30-30 मिनट्स की, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर क्लास होती है वो 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। उसका रीजन क्या है कि सारा जोर कहाँ लगाना है ये समझ लो। जोर ना रटने पे लगाओगे ना तो आगे जाके बहुत बुरा फंस जाओगे। अगर वही जोर समझने पे लगाओगे ना, और कैसे क्वेश्चंस का आंसर बनाए जाते हैं मैं साथ साथ सिखा दूंगी, ठीक है, तो अपने आप लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी से ध्यान रखो कि हमें रटना नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन आंसर खुद बनाने हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये छोटे से टेबल्स हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको रटना नहीं है, इसको समझो क्या बोला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब है कि कोई टॉपिक नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट्स है उनको समझ। लिखा है द सेम ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। बताइए वो तो हमें, जैसे एक उठाते हैं टेबल, ठीक है, या कबर्ड। टेबल वुड की बन सकती है जी, स्टील की भी, स्टील या मेटल मान लो, आयरन की भी बन सकती है ना। टेबल प्लास्टिक की भी बन सकती है। तो कई तरीके हैं जिससे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से बन सकता है। सही बोल रही, गलत बोल रही हूँ? ठीक है, अ सिंगल ऑब्जेक्ट, द सेम ऑब्जेक्ट किससे बन सकता है, कई टाइप के मटेरियल से। ऑब्जेक्ट सेम, मटेरियल डिफरेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्लोथ किसके से बन सकता है, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन। कॉइन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यूटेंसिल, इन सब यूटेंसिल समझते हो ना, घर के बर्तन, स्टील के बर्तन भी हो सकते हैं, कांच के बर्तन भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। शूज लेदर से बन सकते हैं, प्लास्टिक से। कैनवस, कैनवस होता है कपड़े की शूज जो होता है। ठीक है, क्लियर हो गई। ये टेबल से क्या हो सकता है, ये टेबल से छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ कॉइन्स के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज हो सकते हैं, ठीक है, या कोई और भी। ये 4 नहीं है सर, ये और भी आ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्या लिखा है, मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। अब वो कह रहे हैं कि एक ही मटेरियल से, एक मटेरियल ले लो वुड, क्या वुड से कई चीजें, क्या कई वुड ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं? हाँ, वुड से कबर्ड बन सकता है, टेबल बन सकती है, टॉयज बन सकते हैं, यूटेंसिल्स बन सकते हैं, ठीक है ना, तो कई चीजें बन सकते हैं। तो वही बताया, वुड से क्या बन सकता है, टेबल, चेयर, डोर, बुक रैक जैसे बुक्स रखते हैं। ग्लास, कांच से क्या बन सकता है, टम्बलर, कांच का गिलास, कांच का शीशा, मिरर, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब केमिकल लैब में यूज होती है, बीकर्स वही यूज होते हैं, फोटो फ्रेम। आयरन से क्या बन सकता है, नेल्स, बकेट, मशीन्स। पढ़ लेना अपने आप, ही खुद पढ़ने वाली चीज है। अब मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। ये नया छोटा सा नया पॉइंट है कि बच्चों कभी कभी क्या होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक्चुअली में एक मटेरियल से नहीं कई मटेरियल से बना है, और देखा जाए तो यही सच है। मैंने बोल दिया टेबल वुड से बनी है, लेकिन क्या सिर्फ टेबल वुड से बनी है? नहीं, टेबल जब बनती है तो उसपे वुड भी चाहिए। नेल्स, आयरन के नेल्स होते हैं ना, कीले, कीले भी चाहिए। उसको पॉलिश करने के लिए वुडन पॉलिश भी चाहिए। कोई पेंट करना चाहे तो पेंट भी चाहिए। तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट क्या एक ही मटेरियल से बनता है? जरूरी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से बन सकता है। जैसे यहां बताया हुआ है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, टी,
क्या चाय बनाने के लिए सिर्फ टी लीफ चाहिए? नहीं, कई मटेरियल चाहिए, वाटर, टी लीफ, शुगर, मिल्क। ड्राई सेल क्या होता है? सेल देखा है ना, जो बैटरी लगाते हो उसकी बात हो रही है। उसमें ग्रेफाइट की रॉड होती है, कुछ केमिकल होते हैं, एक कंटेनर होता है जो जिंक मेटल से बनता है। बॉल पेन प्लास्टिक से उसकी बॉडी बनती है, मेटल से उसकी निब बनती है, इंक होती है। कॉन्क्रीट क्या होता है? जो घर बनाने के लिए मोर्टर यूज होता है ना। देखो जब घर बनाते हैं तो जब वॉल्स होती हैं तो उनको जोड़ने के लिए एक मोर्टर यूज होता है, उसे बोला जाता है कॉन्क्रीट। कैसे बनाया जाता है उसे? उसमें सीमेंट डाला जाता है, पत्थर डाले जाते हैं, सैंड, वाटर। ठीक है, तो ये है। अब ये सब टेबलें रटनी नहीं है, अगर अपने आप दिमाग लगाओ और खुद बनानी सीखो। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है मटेरियल की? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब होता है उनकी स्पेशल बातें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया उनके स्पेशल फीचर्स। हर चीज में कोई स्पेशल बात होती है। अब देखो जैसे मैं एक बात बताती हूँ, मान लो मेरे सामने एक टेबल पड़ी, ठीक है, मुझे उसकी प्रॉपर्टीज बतानी। प्रॉपर्टीज को ना ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज मत समझो, प्रॉपर्टीज मतलब उसके बारे में बताना। जैसे टेबल है, टेबल की प्रॉपर्टी क्या है? ये 4 लेग्ड है, इसकी 4 लेग्स हैं, और क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या हार्ड है, और क्या है? ये दिखती कैसे है? अपीयरेंस कैसी है? भाई ये तो क्योंकि ये वुडन है तो इसकी अपीयरेंस डल है, अगर ये कांच की होती तो इसकी अपीयरेंस शाइनी होती। ठीक है, और बताओ इसके बारे में कि मटेरियल क्या लगा हुआ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, मतलब किसी की प्रॉपर्टीज बताने का मतलब उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? उसके बारे में बताना। अब जैसे यहाँ क्या बात हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल के बारे में बताना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर द सेलेक्टेड फीचर और कैरेक्टरिस्टिक कंटेन बाय अ मटेरियल। मैं होती, मेरी लैंग्वेज ना लिखती, मैं लिखती द स्पेशल फीचर्स ऑफ एनी मटेरियल आर कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है? वो चमकता है, शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है, हैवी होता है और ओपैक होता है। पैक मतलब उससे आर पार नहीं देखा जा सकता। अब इसी के बेसिस पे हमें मटेरियल को क्लासिफाई करना है। अब वो कह रहे हैं हम आपको ना कुछ ऐसा अब ऐसे तो बहुत तरीकों से आप क्लासिफाई कर दोगे, हमने कहा आप ऐसे मत करो, हम जो तरीके बता रहे हैं उसके हिसाब से क्लासिफाई करो। यानी जब भी मैं कोई मटेरियल देती हूँ तुम्हें, जैसे तुमने मटेरियल लिया वुड, तो सबसे पहले उसको क्लासिफाई करो कि वो शाइनी है या डल है। बताओ वुड क्या होता है? डल। उसके बाद बताओ कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। बताओ वुड हार्ड है कि सॉफ्ट है? हार्ड है जी। उसके बाद ये बताओ सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है? वुड क्या पानी में घुलती है? नहीं, तो नॉन सोल्यूबल है। हैवी है या लाइट है? अब मैं कैसे बताऊं कोई चीज भारी है या लाइट है? पानी से देखो, पानी से हैवी है या पानी से लाइट है? वुड जो है, देखो बेटा ध्यान से समझ, अगर वुड के ब्लॉक की बात करूं तो पानी से हैवी है, पानी में डूब जाएगा। लेकिन अगर एक वुड की छोटी सी पतली सी स्ट्रिप है तिनके जैसी, तो वो फ्लोट करेगी। तो जब वो मुझसे पूछेंगे तब पूछूंगी कि वुड है कैसी, उसके हिसाब से बताऊंगी कि पानी में फ्लोट करेगा या नहीं। और लास्ट बेसिस है कि वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं। अभी इसको मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा है इन 5 पॉइंट्स को, कि इनको डीपली ही नीचे पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इनके मतलब पता होने चाहिए बस। देखो क्या बोला, एक बार दोबारा समझ लो कि मटेरियल को हम 5 बेसिस पे डिवाइड करेंगे। कौन से 5 बेसिस रहेंगे वो मैं अभी समझाती हूँ, दोबारा लिख लिख के बता रही हूँ। मटेरियल को हम कितने बेसिस पे डिवाइड करेंगे? 5 बेसिस पे, जिसमें से पहला बेसिस क्या है? अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि मटेरियल दिखता कैसा है। ठीक है, क्या है? दिखता कैसा है? शाइनी है या डल है? चलो 2 शाइनी मटेरियल्स बताओ। ग्लास हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल्स हो गए मतलब गोल्ड हो गया। डल बताओ, क्या वुड चमकती है? नहीं। ठीक है, और बताओ वुड के अलावा, जैसे मान लो पेज, कॉपी का जो पेज होता है, या क्लोथ, कॉटन मान लो, पेज तो रहने दो, एक पेज तो ग्लॉसी भी हो सकता है, कॉटन मान लो,
ठीक है, कॉटन भी चमकती नहीं है, डल हो गई। तो क्या लिखा है, अब इन्हीं की डेफिनेशन है, शाइनी, दोज ऑब्जेक्ट विच हैव शाइनी अपीयरेंस और हैव लस्टर, शाइन को बोलते हैं लस्टर, आर कॉल्ड शाइनी ऑब्जेक्ट। अब मेरी एक और बात समझना बेटा, अच्छी बात है अगर आप नए नए फैंसी वर्ड्स यूज करो अपने आंसर में, लस्टर एंड ऑल, लेकिन सिर्फ तब अगर आप उसको करने के लिए इजीली कैपेबल। अगर आपको लस्टर, लस्टरस ये वर्ड्स याद हो रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन अगर याद नहीं हो रहे तो इतना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल लर्न करो। दोज ऑब्जेक्ट विच हैव शाइनी अपीयरेंस आर कॉल्ड शाइनी, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा, अपीयरेंस भी याद नहीं हो रहा, तो लिखो दोज ऑब्जेक्ट्स विच लुक शाइनी आर कॉल्ड, या विच हैव शाइन, दोज ऑब्जेक्ट विच हैव शाइन आर कॉल्ड शाइनी ऑब्जेक्ट्स। रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता अपीयरेंस, लस्टर इन सबका। देखो अच्छी बात है अगर तुम्हें याद रह जाता तो वेरी गुड, बट इतना बर्डन नहीं लेना, ठीक है। उस तरीके से करो कि चीज को समझना, कंसेप्ट समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जब लिख दोगे डेफिनेशन तो एग्जाम्पल तो लिखने ही है, तो एग्जाम्पल लिख देना। डल ऑब्जेक्ट क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट विच हैव डल अपीयरेंस, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट शाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट शाइन, उसके एग्जाम्पल। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट तो पता ही है, हार्ड मटेरियल मतलब जिनको कंप्रेस, दबाया नहीं जा सकता इजीली, द मटेरियल विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल, एग्जाम्पल वुड, स्टोन। सॉफ्ट मटेरियल जिनको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, जैसे कॉटन, वूल, रबर, कैंडल वैक्स। इतने सारे एग्जाम्पल देने का रीजन ये नहीं कि सारे याद करें, इतने सारे एग्जाम्पल देने का रीजन है कोई चार जो अपनी पसंद की हो याद कर लेना। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये समझ लो बेटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कुछ चीजें जब आप पानी में डालते हो तो पानी में डालते ही डिजोल्व हो जाते, खत्म हो जाते हैं, उन्हें बोला जाता है सॉल्युबल, ठीक है। वो पानी में, नमक डालो पानी में और हिला दो, गायब हो जाएगा, यानी गायब हो गया मतलब वो उसमें डिजोल्व हो गया, तो नमक सॉल्युबल है। अब नमक की जगह नेल्स ले लो, होती है ना कीले, पानी के गिलास में कीले डाल दो और कितना भी हिला लो, क्या गायब हो जाएंगी, नहीं होंगी, दिखती रहेंगी ना, तो दैट मीन्स वो डिजोल्व नहीं हुई, इसलिए वो इनसॉल्युबल। तो मटेरियल विच कैन बी डिजोल्व, डिजोल्व को हिंदी में कहते हैं घुलना, जो पानी में इजीली घुल जाती हैं उन्हें बोलते हैं सॉल्युबल, और जो नहीं घुलती उन्हें बोलते हैं इनसॉल्युबल। सॉलिड, सॉल्युबल का मतलब क्या है, जो सॉलिड है और पानी में घुल जाती हैं, सॉलिड और घुल भी जाए, सॉल्ट, सॉल्ट सॉलिड होता है, शुगर सॉलिड होती है, पानी में घुल जाती है। लिक्विड, लिक्विड मतलब जो लिक्विड घुल जाए, लेमन जूस ले लो, मिल्क ले लो, ठीक है। गैस, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि पानी में कुछ गैस भी घुल जाती है, आपको दिखती नहीं है बट पानी में घुली होती है। इसका एक एग्जांपल और भी है, जो फिश होती है वो कहां से लेती है, फिश को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, पानी से मिलती है ना, तो फिश कहां से लेती है ऑक्सीजन, पानी से, यानी कि पानी में गैसें घुली होती है। कौन सी गैस पानी में घुल सकती है, दो, ऑक्सीजन और CO2, और भी घुल सकते हैं लेकिन यहाँ दो बात हुई। इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल डबल डेफिनेशन लर्न करनी, मटेरियल विच कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द वाटर इजीली आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। अब सॉलिड, दो ऐसी सॉलिड चीजें जो पानी में नहीं घुलती, चॉक पाउडर और आयरन। लिक्विड, जो दो चीजें, दो या तीन चीजें जो पानी में नहीं घुलती, ऑयल, बेटा पानी में कभी भी, घर पे आप करके देख सकते, पानी में कभी भी ऑयल डालोगे ना, ऑयल घुलेगा नहीं, पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, तो वो इनसॉल्युबल है। गैस, कौन सी गैसेस है जो पानी में नहीं घुलती, नाइट्रोजन और मीथेन, ठीक है। क्लियर हो गया, सॉल्युबल इनसॉल्युबल का मतलब पता चल गया। इसके बाद हैवीनेस और लाइट, कुछ ऑब्जेक्ट हैवी होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। देखो आप ना ऐसे नहीं कह सकते कोई ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है, उसको किसी से कंपेयर करके बोल सकते हो। तो पानी से जो हैवी है उन्हें हैवी बोला जाता है, और पानी से जो हैवी नहीं है, लाइट है, उन्हें लाइट बोला जाता है। यानी ऐसे भी कह सकते हो कि तुमने पानी लिया, पानी के अंदर जो चीज डूब जाती है वो हैवी है, भारी चीजें डूब जाती है, जो डूब जाती है वो हैवी है, और जो फ्लोट करती रहती है वो लाइट है। तो हैवी ऑब्जेक्ट, मटेरियल विच आर हैवी देन वाटर एंड सिंक्स इन द वाटर, वो क्या हो जाती हैं, पानी में डूब जाती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, इन सबको पानी में डालकर डूब जाएंगे। उसके बाद क्या बताया, लाइट, लाइट जो पानी में नहीं डूबती, जैसे ही मैंने बताया ऑयल पानी में नहीं डूबती, केरोसिन, पेट्रोलियम,
ठीक है, आईज, पतली पतली लीव्स वगैरह, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। छोटा चैप्टर से खत्म भी हो गया। देखो जिन चीजों से ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिन ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल आराम से पास कर जाती है, यहाँ पे एक मिरर है, ग्लास, ग्लास है यहाँ पे, और ग्लास से लाइट पूरी पास हो गई, ठीक है, यानी इसके हम उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जिनसे लाइट पास होती है, ठीक है। तो अगर एक ग्लास से सारी लाइट पास हो गई, हम आर पार देख पा रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट है। अब जैसे देखो एक प्लास्टिक का जो व्हाइट प्लास्टिक शीट्स आती हैं ट्रांसपेरेंट, उनको रखोगे वो भी लाइट पास कर देंगे। सिंपल बात है, जिस चीज से लाइट पास होती है उसके आर पार देखा जा सकता है और उसी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। Those material which we can see clearly are called transparent material. Those material through which we can see clearly. Those objects allow almost all the light. और वो सारी लाइट को पास कर देते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट वो होता है जिनसे ना थोड़ा थोड़ी लाइट पास होती है, पार्शियल लाइट पास होती है, ठीक है, जिनसे स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास होती है। अब मैंने क्या बताया, जितने लाइट पास होगी उतना ही देख पाओगे, अगर थोड़ी लाइट पास होगी तो देख भी थोड़ा ही पाओगे। तो जिससे थोड़ा थोड़ा आर पार दिखता है उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जैसे कि ग्लास, ग्राउंड ग्लास, ग्लास पे थोड़े से टेक्सचर्स बने होते हैं, बटर पेपर, टिश्यू पेपर, मडी वाटर, इनसे हम देख तो पाते हैं बट बहुत क्लियरली नहीं देख पाते। और ओपेक क्या होता है, जिनसे हम बिल्कुल आर पार नहीं देख पाते, जैसे वुड, वुड बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने देता, ठीक है, तो उनसे हम बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर कोई मटेरियल को क्लासिफाई करने को बोले तो कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं 5 तरीकों से। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी अपीयरेंस कैसी, यानी कि वो शाइनी है या डल है। उसके बाद हम देखेंगे क्या, सेकंड पॉइंट, कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो सोल्यूबल है पानी में या नहीं सोल्यूबल है। फिर देखेंगे हैवी है पानी से कि लाइट है पानी से। और फिर देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। क्या सिर्फ ये 5 बेसिस है? नहीं, बहुत सारे बेसिस है जिसपे आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हमारे चैप्टर में जितना हमको पढ़ाया गया हमें ये 5 बेसिस कराए गए, ठीक है। चलो क्लास ओवर, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।